जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, यानी कि कल हम लोगों ने पिछला सेशन खत्म कर लिया, उसके बाद आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए ठीक है, बताइएगा आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे बताइएगा पदार्थ का वर्गीकरण, पहला चैप्टर देखते हैं। बताइएगा कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? दो आधार पर। कौन कौन? भौतिक और रासायनिक आधार। ठीक है, भौतिक आधार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, रासायनिक आधार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी कि शुद्ध को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। शुद्ध को 2 भागों में। कौन कौन? तत्व और यौगिक का। वही अगर यदि पूछा जाए कि अशुद्ध को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, यानी कि समंग और विषमंग मिश्रण। अशुद्ध को ही मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा तत्व को जो 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन भाग है? धातु और उपधातु। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन है? कार्बनिक और कार्बनिक। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि भौतिक आधार वाला का पहला उठाते हैं, जैसे ठोस है। देखिए बताइएगा, यानी कि वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, वह कौन होता है? ठोस होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लकड़ी, पत्थर, लोहा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा दूसरा बताइएगा कि यानी वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, कौन होता है? द्रव होता है। यानी कि इसका इंग्लिश लिक्विड होता है। द्रव का उदाहरण जैसे हो जाएगा दूध, पानी, डीजल, ये सभी द्रव है। बताइएगा कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, वह कौन होता है? गैस होता है। यानी कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ये सभी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा वैसा तापमान जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि यह कौन दर्शाता है? तो ये जल आपका दर्शाता है। जल तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अगर यदि बर्फ से हमको यानी कि ठोस से द्रव्य में बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? ताप देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि जल को ताप देकर उसे किस रूप में बदला जा सकता है? वाष्प के रूप में। वही वाष्प को ठंडा करके पहले किस में बदला जा सकता है? द्रव में। और उसके बाद द्रव को ठंडा करके वह कौन किस में बदल जाएगा? यानी ठोस में बदल जाएगा। यानी द्रव को ठंडा किया गया है तो ठोस में बदल जाएगा। वही अगर यदि पूछा जाएगा कि यानी कि ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्पादन के नाम से, यानी सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। जो कि यह कौन दर्शाता है? कपूर, नेफ्थलीन, ये सभी ऊर्ध्व। अब हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। बताइएगा कि यानी कि घनत्व इन तीनों में किसका अधिक होता है? ठोस का होता है। उसके बाद गैस का होता है। उसके बाद बताइएगा कि आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है? ठोस का। उसके बाद प्रसार किसका अधिक होता है? ठोस का। यानी प्रसार को इंग्लिश में एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। और वही अगर यदि पूछा जाए विसरण किसका अधिक होता है? गैस का। उसके बाद ठोस का होता है। यानी विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि गतिज ऊर्जा इन तीनों में से किसमें अधिक होती है? उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अंतरा आणविक स्थान किसमें अत्यधिक होती है? द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ के और कितने अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन है? बताइएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। ठीक है, बताइएगा इसमें कि उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर किस अवस्था में हो जाता है? प्लाज्मा में गैसीय अवस्था में आ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा यानी कि इसमें प्लाज्मा में जो होता है कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित तो होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। बताइएगा कि सूर्य तथा तारों में जो ईंधन होता है वह किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद बताइए पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बताइएगा सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी किस भारतीय विद्वान ने दिया था? कनाद ने, यानी ऋषि कनाद ने दिया था। उसके बाद बताइएगा कि परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी पहली बार किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, बताइए परमाणु संरचना का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में
डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है, क्योंकि उसमें परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन में तोड़ा जा सकता है। तो इसी कारण उसका क्या हो गया, परमाणु सिद्धांत कट गया है। किसका? जॉन डाल्टन का। बताइएगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि मौलिक कण जो कि मूल कण होता है, वैसा कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? अस्थायी। बताइएगा कि यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा कण है? अस्थायी है। ठीक है, उसके बाद मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये कैसा कण है? अस्थायी कण है। ठीक है, बताइएगा परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, इसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? नाभिक। ठीक है, नाभिक कैसा होता है? ऋणात्मक या धनात्मक? धनात्मक होता है। ठीक है, बताइए परमाणु की कुल द्रव्यमान किसमें निहित होता है? नाभिक में होता है। ठीक है, बताइए नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों के सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि यानी बताइए क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन है? नहीं है, क्योंकि वह नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के बाहर वाले को न्यूक्लियन नहीं कहा जाता है, जो कि नाभिक के अंदर होता है उसे न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, वही नाभिक की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? फर्मी में मापा जाता है। बताइए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वही नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। बताइएगा कि परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, बताइएगा कि अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। बताइएगा कि इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है। किस मॉडल को? रदरफोर्ड के मॉडल को। ठीक है, बताइएगा रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार किया, जिसके कारण निम्न जानकारी प्राप्त हुई। बताइएगा कि इसमें से कुछ हुआ कि जैसे कि अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को क्या कर गया? पार कर गया। अतः परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि कुछ कण यानी कि कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से थोड़ा विचलित यानी तिरछा हो गया, होकर निकल गया। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य भाग क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। 20,000 में से एक अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग कैसा होता है? ठोस होता है, जिसे किस नाम से जाना गया? नाभिक के नाम से जाना गया। ठीक है, बताइए रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब हम लोग बोरबरी मॉडल देख लेते हैं। इसे किसने दिया था? बोरबरी मॉडल को नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में कौन मौजूद होते हैं? नाभिक होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़कर बाहर जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, यानी कि बाहर निकलता है। अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन, यानी कि जब बाहर जाता है तो वह ऊर्जा बढ़ जाएगा, उसका ऊर्जा बढ़ जाता है, यानी ऊर्जा ग्रहण करता है। जब बाहर जाता है तब ग्रहण करता है। वही अंदर जब यानी कि किसी बाहर वाले कक्ष से अंदर वाले कक्ष में जब आता है तो वो ऊर्जा को क्या करता है? मतलब ऊर्जा को कमी करता है, यानी लॉस करता है। ठीक है, वही अगर यदि पूछा जाए जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? नहीं होता है, अर्थात तो उसमें ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम लोग संबंध देखते हैं। तो जैसे है कि बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 ठीक है, 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है?
27 kg, ठीक है। 1.6725 गुना 10⁻⁻27 kg। उसके बाद बताइएगा कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। कब किया था, 1932 में। इस पे आवेश इसका द्रव्यमान कैसा होता है, 1.6748 गुना 10⁻⁻27 kg। और उसके बाद बताइएगा कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, यानी नो चार्ज होता है। बताइएगा कि इन तीनों में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भार के अनुसार कौन सबसे ज्यादा भारी होता है, न्यूट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। और वेधन क्षमता में कौन सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है, उसके बाद कौन होता है, तो इसमें भी वही होता है, न्यूट्रॉन की वेधन क्षमता सबसे अधिक, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बताइएगा कि परमाणु संख्या, अब हम लोग परमाणु क्रमांक देखते हैं, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, मोसले ने की थी। परमाणु संख्या की खोज मोसले ने की थी। अब बताइए परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है, Z से दर्शाया जाता है, ठीक है। बताइए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है, या परमाणु क्रमांक कहलाता है। यह हमेशा पूर्णांक में आता है, यानी कि परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बताइएगा भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहेगा, तो किसको लगाना है, प्रोटॉन को लगाना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदलते रहता है। ऐसा है कि मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बदलते रहता है। बताइएगा किसी उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यानी कि परमाणु संख्या तीनों क्या होता है, समान होता है, क्योंकि वह उदासीन कण है। बताइए जैसे कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें यानी कि परमाणु संख्या इसका कितना हो गया, 11। प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यह उदासीन परमाणु था, इसी कारण। उसके बाद बताइएगा परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही होता है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या, उसे इंग्लिश में एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल ए। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को किस नाम से जाना जाता है, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। बताइएगा परमाणु द्रव्यमान यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, या उसी को प्रोटॉन को हम जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि इसके आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, न्यूट्रॉन अगर यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर घटाना होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है, जिसका मतलब यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अब बटे प्रोटॉन की संख्या करने पर एक यानी 1.5 से अधिक आ जाएगा, तो वह तत्व कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 और सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 28 होता है, तो इसका अगर यदि न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 14 में से 28 में से 14 घटाना होगा, तो 14 निकला न्यूट्रॉन और बटे 14 करते हैं तो इसका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, जो कि यह रेडियो एक्टिव तत्व है नहीं है, क्योंकि 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। वही अगर यदि देख लेते हैं बीच में, यानी कि कौन लास्ट रेडियो एक्टिव, न ही रेडियो एक्टिव है न ही अथी वो पता है, यानी कि सिंपल वाला है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यानी Hg क्या हो गया, पारा का परमाणु संख्या 80, परमाणु द्रव्यमान 200, इसमें 200 में 80 घटाएं तो 120 निकला, 120 में 80 से भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा यानी 1.5, एकदम पूरी यानी 3/2 निकलता है। तो ये यानी कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 से। जैसे कि उसके बाद वाला ले लेते हैं, शीशा ले लेते हैं, शीशा का परमाणु संख्या लेते हैं 82 और उसका परमाणु द्रव्यमान 207 और 207 में 82 घटाने के बाद 125 आता है, 125 में 82 से भाग देंगे जो कि 1.5 से ज्यादा आएगा, इसीलिए यह कैसा है, रेडियो एक्टिव है। यानी कि हम लोग को याद यही रखना है कि 80 के बाद वाला जितना होता है सभी क्या होता है, उधर रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन, इसमें बताइएगा कि वैसे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बताइएगा
कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या दर्शाता है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी कि मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या 12 है, उस पे 2 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। वही ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 ही हो जाएगा। अगर यदि मान लिया जाए मीथेन है, मीथेन इस फॉर्म में भी आपको रह सकता है कि मीथेन CH4, इसमें कोई चार्ज कहीं पर नहीं है, तो इसमें पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो देखिए CH4 कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 4, 6 4 10 हो गया, ये भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। वही अगर यदि फ्लोरीन दे दिया जाएगा, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, उस पे एक निगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या पूछा जाएगा तो कितना होगा? 10 होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव वाला है तो वह ग्रहण कर रहा है, इस प्रकार वह भी 10 पूर जाता है। ये सभी को क्या हो जाएंगे आपस में? सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग समस्थानिक देख लेते हैं, यानी आइसोटोप, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के समान होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? समस्थानिक या आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और उस पे एक परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 परमाणु द्रव्यमान 2, और उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 परमाणु द्रव्यमान 3। तो इसमें जो नीचे वाला है तो ये सभी क्या है? समान है, इसीलिए ये क्या है? समस्थानिक है। ठीक है, बताइए सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का है? पोलोनियम का है। पोलोनियम को कितने समस्थानिक है? 27 है। ठीक है, उसके बाद समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। जैसे कि पहला कौन सा है? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा प्रोटियम में यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होता है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होता है। तो बताइएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। कैसे होता है तो देखिए आपको बता देते हैं कि यानी कि हाइड्रोजन का तीसरा होता है, यानी इसका परमाणु संख्या 1 हो गया, अब परमाणु द्रव्यमान 3 हो गया, 3 में से 1 पहले घटाइए, 2 निकला, और 2 में परमाणु संख्या से भाग दीजिए, तो इसमें भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ गया? 2 आ गया, यानी 1.5 से ज्यादा आ गया। तो इसीलिए पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है? ट्राइटियम होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यानी समस्थानिकों के उपयोग, किस समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइएगा कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका किया जाता है? कार्बन 14 का किया जाता है। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का। ठीक है, उसके बाद घेंगा के उपचार के लिए 131 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एनीमिया नामक रोग के उपचार के लिए लोहा 59 यानी Fe59 का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर का इलाज करने के लिए किसका उपयोग? ट्यूमर पूछा गया, ट्यूमर में हो जाएगा आर्सेनिक 74। वही पूछा जाएगा कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि रक्त को थक्का बनाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम 24। रक्त के साथ बहुत सारा कंडीशन है, इसमें अगर यदि पूछा जाए कि रक्त को थक्का बनाने के लिए किस विटामिन का उपयोग होता है? विटामिन के। वही अगर यदि तत्व या धातु पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा? कैल्शियम। वही अगर यदि समस्थानिक पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा? सोडियम 24। वही अगर यदि यानी कि प्रोटीन पूछा जाएगा तब क्या कौन आ जाएगा? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा। तो यानी कि रक्त के साथ बहुत सारा कंडीशन है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग समभारिक यानी कि आइसोबार देख लेते हैं, यानी वैसे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? समभारिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि जैसे कि कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 है, और उसी प्रकार नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो ये दोनों आपस में क्या है? समभारिक है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन। तो इसमें होता है कि सम न्यूट्रॉनिक होता है वैसे तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान 14 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो यानी कि इसका न्यूट्रॉन घटा के निकालिएगा, दोनों का कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। इसीलिए यह दोनों आपस में क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग
कक्षा यानी ऑर्बिट देख लेते हैं, जिसे कोश या सेल भी कहा जाता है। बताइएगा कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है मौजूद, नाभिक होता है, ठीक है, यानी कि जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कक्षा यानी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, उसके नाम K-L-M-N, इसी प्रकार आगे चलते रहता है, ठीक है। बताइएगा कि नाभिक से सबसे सटा हुआ कौन सा होता है, K होता है, ठीक है। बताइएगा कि जैसे जैसे कक्षा से दूर नाभिक बढ़ती जाती है, ऊर्जा स्तर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। बताइएगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो उसकी ऊर्जा क्या होता है, बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, यानी दूर जाता है तो ऊर्जा ग्रहण करके अपना बढ़ा लेता है। तो इसीलिए पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि जब वह अपने मूल कक्षा में रहती है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब पूछा जाएगा कि वह मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइएगा कि बोर बोरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को आधारित करने के लिए एक उसने सूत्र दिया था, वह कौन था, 2n² था, जहाँ n क्या दर्शाता है, कक्षा की संख्या दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि अब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया, उसको अगर यदि हम सेल में बांटते हैं तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 हुआ, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद फिर अगर यदि जैसे क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, उसका यानी कि पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7 हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, जैसे कि सोडियम का लास्ट वाला यानी जिसका परमाणु संख्या यानी कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि जैसे कि सोडियम आपका उदाहरण लेते हैं तो इसमें बताइएगा कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग संयोजकता यानी कि वैलेंसी देख लेते हैं। बताइएगा किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को संयोग करने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है, संयोजकता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। बताइए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहेंगे तो संयोजकता कितना होगा, वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही अगर यदि यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि 5, 6, 7, 8 रहता है तो उसका संयोजकता क्या होगा, 8 में से उसको घटाने के बाद निकाला जाएगा, यानी कि 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो संयोजकता निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यानी कि केमिकल बॉन्डिंग अब देख लेते हैं। बताइएगा कि इसका रासायनिक बंध हम लोग देखते हैं कि कोई भी तत्व तो अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ही अपवाद है जो कि कौन है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना है, 2 है, अक्रिय होते हुए भी उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि ताकि वह अभिक्रिया यानी अक्रिय गैस के समान हो सके, इसीलिए वह क्या करता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, ठीक है। अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, रासायनिक बंध के नाम से जाना जाता है। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी। यानी कि उसके बाद बताइएगा जैसे कि विद्युत सहसंयोजी है, इसका इंग्लिश होता है यानी कि आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक हो गया NaCl में क्या हो गया, सोडियम और सोडियम धातु और क्लोरीन क्या हो गया, अधातु। दोनों इसमें क्या करता है, यानी कि दोनों अपना दान कर देता है, यानी खड़े दाने कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी नहीं संयोजकता, सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड का उदाहरण क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कि कार्बन क्या हो गया, धातु और ऑक्सीजन क्या हो गया, धातु, यानी दोनों एक दूसरे से क्या करता है, सेल पर साझा करता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सहसंयोजी। एक होता है उप सहसंयोजी। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन बंध होता है कि जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कि इसका यानी कि शॉर्ट नाम हो गया FON, यानी कि इससे जब संयोग करता है यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संयोग करता है तो विशेष प्रकार का बंध बनाता है,
इसे किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी संभव होगा जब हाइड्रोजन केवल किससे अभिक्रिया करेगा? FON से, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से संयोजकता करता है। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने का कार्य करता है या अत्यधिक कमजोर बंध होता है? कमजोर बंध पूछा जाए तो कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दर्शाया जाता है? डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी हाइड्रोजन किसके किसके साथ बंध बनाता है? जैसे कि HF हो गया, H2O हो गया, उसके बाद NH3 हो गया। इसमें बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में ये जो तीन आपको बताए थे, यानी HF, H2O और NH3 में से सबसे ज्यादा किसके साथ ये मजबूती से पकड़ता है? HF से, उसके बाद H2O से, उसके बाद NH3 से। बताइएगा कि यानी कि शीशा पर लिखने के काम में किसका उपयोग किया जाता है? HF का, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। उसके बाद अब बताना, अब हम लोग देखेंगे तत्व यानी एलिमेंट। एक समान परमाणुओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि तत्व परमाणुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। अब तक वर्तमान में खोजे गए तत्वों की संख्या कितना है? 118 है। 118 सर्च करके देख लीजिएगा, 118 निकला है। ठीक है, यानी कि 118 है, जिसमें से कि बताइएगा कि सीधे प्राकृतिक से कितने तत्व मिले हैं? 93। लेकिन खोजने के बाद निकला कि 94 निकला है सीधे प्राकृतिक से, लेकिन शेष तत्व क्या हुआ है? कृत्रिम रूप से बनाया गया। ठीक है, बताइएगा कि सभी 118 तत्व का व्यवस्थित करके कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में रखा गया। ठीक है, बताइए तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन था? उपधातु। धातु को इंग्लिश में मेटल और अधातु को उपधातु को मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि धातु है तो उसका केमिस्ट्री में उसको किस नाम से जाना जाता है, और उसका भौतिक अवस्था क्या होता है, और भौतिक विद्युत क्या होता है उसमें। बताइएगा, जैसे लोहा को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? तत्व के नाम से। ठीक है, उसके बाद फिर इसका भौतिक अवस्था कैसा है? लोहा का ठोस अवस्था। और भौतिक विद्युत क्या है? धातु है। ठीक है, उसके बाद बताइए, ऑक्सीजन केमिस्ट्री में तत्व है, भौतिक अवस्था गैस है। उसके बाद भौतिक विद्युत क्या है? धातु है, ऑक्सीजन। ठीक है, पारा केमिस्ट्री में क्या है? तत्व है। उसके बाद भौतिक अवस्था द्रव है। उसके बाद भौतिक यानी कि विद्युत धातु है, पारा। उसके बाद सिलिकॉन क्या है? केमिस्ट्री में तत्व है। उसके बाद भौतिक अवस्था ठोस है, और भौतिक विद्युत क्या है? उपधातु, यानी कि जिसे अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है, यानी कि कल भी हम लोग ने देखा था कि एक ट्रिक था ओसियाल फेंकना, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe से लोहा हो जाएगा, Ca से कैल्शियम हो जाएगा, और सोडियम हो जाएगा। ठीक है, बताइए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछा तो कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद धातु लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम सर्वाधिक, यानी कि शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन से धातु पाए जाते हैं? कैल्शियम। और सबसे कम मात्रा में कौन से धातु पाए जाते हैं? मैग्नीज पाए जाते हैं। ठीक है, बताइएगा, अब हम लोग यौगिक यानी कि कंपाउंड देखते हैं। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? यौगिक। क्या यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है? तो होता है। ठीक है, बताइएगा कि जैसे कि इसमें यौगिक का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। H2O, CH4, CO2, SO2, CFC, ये सभी क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसका एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी अब हम लोग मिश्रण देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? शुद्ध या अशुद्ध होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है, बताइए, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मिश्रण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध, शरबत, दाल, बारूद, वायु, ये सभी क्या है? वायु पूछा जाता है कि वायु क्या है? मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि इसका एक कोई निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं रहता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? समंगी मिश्रण और विषमंगी मिश्रण। ठीक है, बताइए, सबसे पहले हम लोग विषमंगी देख लेते हैं। विषमंगी को इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए, वैसे मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, वह कौन सा होता है? विषमंगी होता है। अर्थात कहीं अधिक तो कहीं कम मिला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बारूद, कोहरा, सीमेंट, बालू, यानी मसाला जो होता है, उसके बाद
अरहर मसूर का दाल दोनों को अगर यदि मिलाते हैं तो वो क्या होता है, अभी विसंगी मिश्रण होता है। ठीक है, उसके बाद समंगी मिश्रण, समंगी मिश्रण को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, होमोजेनियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, समंगी मिश्रण। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, शरबत, शुद्ध वायु यानी पका हुआ दाल जिसमें कि अरहर और मसूर जब पक जाता है तो सभी जगह क्या होता है, एक तरह से मिल जाता है, यानी कि और सभी प्रकार के विलयन किसके अंतर्गत आते हैं, समंगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बताइएगा कि विलयन तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया। तो यानी कि विलायक और विलय के आधार पर भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में। विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है। ठीक है, और विलय क्या होता है, जो घुलता है, जो घुलता है वह विलय होता है, यानी कि घुलता है वो विलायक होता है। तो विलायक की मात्रा अधिक होती है, अब विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यानी विलायक विलय और उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहले गैस वाला देख लेते हैं। गैस में गैस का मिश्रण यानी वायु किसका उदाहरण है, गैस में गैस का मिश्रण। उसके बाद भाप या कोहरा किसका उदाहरण है, गैस में द्रव्य का मिश्रण। और धुआं धूल भरी आंधी किसका उदाहरण है, गैस में ठोस का मिश्रण। उसके बाद अब द्रव वाला देख लेते हैं। द्रव में कौन मिलता है, जैसे कि कोलाइड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, द्रव में गैस। उसके बाद दूध पानी क्या होता है, द्रव में। और शरबत चीनी का पानी क्या होता है, द्रव में ठोस। उसके बाद बताइए कपूर में वायु, ये कौन होता है, ठोस में गैस। यानी कि उसके बाद अगला बताना है गिरीश। गिरीश क्या होता है, ठोस में द्रव। और मिश्र धातु जैसे कि पीतल, इसमें क्या होता है, ठोस में ठोस होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं परिक्षेपण, यानी कि जिसे इंग्लिश में डिस्पर्जन के नाम से जाना जाता है। कि यानी कि जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर यानी बिखर जाता है तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, परिक्षेपण के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया दूध में वसा द्रव्य के चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। इसी कारण उसे किस नाम से जाना जाता है, परिक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं निलंबन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। ठीक है, इसमें बताइएगा कि इसके कणों का आकार कितना होता है, 5 मीटर से बड़ा होता है। ठीक है, 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा होता है, यानी जिस कारण इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। छन्ना पत्र को यह पार कर पाता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे निलंबन एक कैसा कण है, अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया यानी वायु में धुआं और नदी में गंदा पानी और सिरप सब जो होता है, ये सभी किसका उदाहरण है, निलंबन का। अब हम लोग कोलाइड देख लेते हैं। इसमें है कि इसमें कण का आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁻ ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻5 मीटर के बीच होता है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किंतु इसे किससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह छन्ना पत्र को क्या करता है, बाहर कर देता है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत छोटा कण होता है। तो यह क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण ब्लड क्या है, कोलाइड। स्याही दूध ये सभी क्या है, कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड विलयन यानी गाढ़ा जब रहेगा को वास्तविक विलयन यानी पतला विलयन से अलग करना क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना कहलाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अपोहन या डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। यानी बताइएगा कि किडनी रक्त को किस विधि द्वारा अलग करता है, अपोहन यानी डायलिसिस विधि द्वारा करता है। ठीक है, उसके बाद निलंबन तथा कोलाइड दोनों में ब्राउनियन गति और टिंडर प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये ब्राउनियन गति होता क्या है कि जब कोलाइड विलयन तथा निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिग जैग यानी कि रैंडमली गति करने लगता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्राउनियन गति। यानी कि इसमें जब टॉर्च को जलाया जाता है तो इसका प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाने पर ब्राउनियन गति क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पायस यानी कि इमल्सन। यह इमल्सन क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है। इसमें एक कण दूसरे कण से परिक्षेपित हो जाता है लेकिन इसमें घुलता नहीं है, उसे किस नाम से जाना जाता है, पायस के नाम से जाना जाता है। तो परिक्षेपण हम लोग क्या देखे थे कि एक कण दूसरे कण के चारों ओर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता था, परिक्षेपण। तो परिक्षेपण की क्रिया पायस में होती है लेकिन दोनों
घुलती नहीं है। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध, पेंट, साबुन का घोल, ये सभी किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।